हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम दूसरे फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे विच इज टेम्परेचर। इकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में हम फिजिकल फैक्टर सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या है कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है और कितना ठंडा है। ठीक है, तो वो क्या है टेम्परेचर में। टेम्परेचर से पता लगता है कि अगर हम बोलेंगे कि भाई बहुत ठंडा है तो हमें पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है। और अगर हम बोल रहे हैं कि कोई जो है सब्सटेंस जो बहुत गर्म है तो टेम्परेचर हाई है। अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर से हमें पता लग रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस है तो वो सब्सटेंस हॉट होगा या कोल्ड होगा, तो दैट विल बी हॉट। So temperature is the degree of hotness or the coldness of a substance। कोई substance कितना hot है और कितना cold है वो किससे पता चलता है? टेम्परेचर से। Temperature at the earth's surface vary from place to place, from night to day and from summer to winter। जो अर्थ की जो सरफेस है उस पर जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, पोल इक्वेटर के पास टेम्परेचर अलग है, पोल्स के पास टेम्परेचर अलग है। नाइट में टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होता है, डे में टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है, तो नाइट और डे के टेम्परेचर भी अलग है। समर और विंटर में टेम्परेचर अलग होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टाइम टू टाइम जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। Temperature is directly related to the duration and the intensity of the solar radiation। जो टेम्परेचर है वो किससे रिलेटेड है? इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन, कितनी सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ की सरफेस पर। जैसे कि हम बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर पर क्या होता है ज्यादा सोलर रेडिएशन आते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वार्म रहता है, जबकि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर ज्यादा सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाते, इसलिए वहां का टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड होता है। तो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी से जो हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर वार्म है या कोल्ड है। Now what are the factors which influence the temperature? बहुत सारे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, कलर कंपोजिशन हो गई, इसके बाद वेजिटेशन हो गई, ट्रोपोग्राफी हो गई, सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर which influence the temperature। First is the latitude। The equator is the imaginary line that circles the earth horizontally and is equidistant from the north and the south pole। Now the latitude lines runs parallel to the equator। तो ये क्या कह रहे हैं? इक्वेटर क्या है बेसिकली? जो अर्थ है वो एक सर्कल की शेप में है। सपोज इट इज इन शेप ऑफ अ सर्कल, स्फीयर शेप में होती है। ठीक है, जो अर्थ है, अब जो अर्थ है उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है। दिस इज द इमेजिनरी लाइन व्हिच पास थ्रू दिस सेंटर। अब वो जो इमेजिनरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, राइट? वेस्ट से ईस्ट तक वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, राइट? तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज द इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी लाइनें होती हैं। दीज आर द डिफरेंट लाइंस आर पैरेलल टू दिस इक्वेटर। दीज आर द लैटिट्यूड। You can see here by magnifying। This is the line which is at the center, which is runs horizontally, and this parallel to this line equator we have many more lines which are called, these are the imaginary lines and these are called the latitudes। So अब लैटिट्यूड भी कैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करती है अब हम वो देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेटर के पास जो सोलर रेडिएशन है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जो लैटिट्यूड जैसे जैसे अप साइड जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड, वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सोलर रेडिएशन है वो ऑब्लिक आएंगे, तो वहां पे जो सोलर रेडिएशन है वो स्प्रेड हो रही है। पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की जो सोलर रेडिएशन है वो नहीं जा रही है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कम होगा। So the latitude lines run parallel to the equator। Now the latitude has a significant influence on the temperature because it affects the amount of the solar energy received at the different locations on the earth's surface। कि जो लैटिट्यूड है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेटर वो भी एक लैटिट्यूड का ही पार्ट है, तो यहाँ पे जो इक्वेटर पर जो सोलर एनर्जी जो मिल रही है वो अलग है, पोलर्स के पास जो उनको सोलर एनर्जी मिल रही है वो अलग है। तो दोनों जगह जो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो अलग है, तो दोनों जगह का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? अलग होगा।
Now the earth is tilted on its axis which causes variation in the angle and the intensity of sunlight falling on different parts of the planet. जो अर्थ है वो कैसे टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे इस तरीके से टिल्टेड है, तो जो इंटेंसिटी जो सनलाइट की इक्वेटर पर है और जो पोल्स पर है वो अलग अलग है। इस वजह से इनका जो टेम्परेचर है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर टेम्परेचर भी अलग है। Near the equator, the sun's rays strikes the earth surface more directly throughout the year. जो इक्वेटर के पास जो सन्स रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली गिरती है इक्वेटर पर, जबकि पोल्स पर जो सन्स रेज है वो ऑब्लिकली गिरती है, तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है इक्वेटर पर वो ज्यादा होता है, इंटेंसिटी इक्वेटर पर सोलर रेडिएशन ज्यादा है और पोल्स पर कम है। Now this result in higher solar energy per unit area leading to the warmer temperature, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सोलर रेडिएशन ज्यादा है। अब इतने एरिया में, सपोज इतने ही एरिया में यहाँ पे जो इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इतने एरिया में जो इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की वो बहुत कम है और वहां पे टेम्परेचर कम है। The equator experience relatively constant day length throughout the year. अगर हम बात करें तो इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कांस्टेंट ही रहता है पूरे साल, और जो डे की जो लेंथ होती है वो भी कांस्टेंट रहती है इक्वेटर पर, क्योंकि पोल्स पर वो वेरी करती रहती है। Now here we can see that कि यहाँ पे ये सपोज इक्वेटर का पोर्शन है और यहाँ पे अब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सन की जो रेज है उनको इक्वेटर तक पहुंचने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि पोल्स तक पहुंचने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, बिकॉज इक्वेटर तक पहुंचने के लिए उनको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जबकि पोल्स तक इसको पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन की पोल्स पर कम होती है। इस वजह से जो पोल्स पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और जो इक्वेटर है उस पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। सो एट द पोल्स द सन रेज आर ऑब्लिक, जो सन की जो रेज होती है कैसी होती है, ऑब्लिक होती है। दिस मीन्स दैट द सनलाइट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया रिजल्टिंग इन लेस सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया। वही बात है कि जो सनलाइट है वो ऑब्लिक जा रही है तो वो एक लार्ज एरिया में क्या होगी, स्प्रेड होगी, जबकि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में वो बिल्कुल पैरेलल जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और वो एक स्मॉल एरिया में ज्यादा इंटेंसिटी से जा रही है, ज्यादा इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की। लेकिन पोल्स में वाइडर एरिया है और वाइडर एरिया में इंटेंसिटी कम है। So the polar regions receives the sunlight at low angle and leading to the lower temperature. While unlike the equator, the poles experience significant seasonal variation in the day length. जबकि पोल्स पर जो डे लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है, कि कभी ज्यादा डे लेंथ है कभी कम डे लेंथ है वहां पर, और मोस्टली पोल्स पर जो टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन ही रहता है, कम ही रहता है, लो टेम्परेचर होता है। जबकि इक्वेटर पर जो डे लेंथ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है और जो टेम्परेचर होता है इक्वेटर पर वो भी वार्म ही होता है, हाई टेम्परेचर होता है। Due to the low angle of the sunlight, the poles receives less heating leading to the colder temperature. So जो poles होते हैं उनको वहां पर जो sunlight है वो low angle से आती है, sunlight की जो intensity है वो low होती है, इसलिए वहां पर जो temperature होता है वो भी low ही होता है। So this is the factor that how the latitudes affect the temperature. जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, पोल्स पर टेम्परेचर लो होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज द एल्टीट्यूड। जैसे कि जो सिमिलरली जैसे कि जो लैटिट्यूड अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर को, इसी तरीके से जो एल्टीट्यूड है वो भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड इज हाइट अबव द सी लेवल, कि सी लेवल से कितनी हाइट पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है, सी लेवल पे कैसा टेम्परेचर है, सी लेवल से ऊपर कितनी हाइट पे, इतनी 10 मीटर की हाइट पे कितना टेम्परेचर है, 20 मीटर की हाइट पे कितना टेम्परेचर है, सो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। जनरली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे कि ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। हम ये बात पोल्स के केसेस में भी देख चुके हैं, लैटिट्यूड के केसेस में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है। सेम एज इन केस ऑफ द एल्टीट्यूड, जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता है,
एज वी क्लाइम हायर इन द एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो क्या हो जाती है, लेस डेंस। यहाँ पे जो एयर होती है सरफेस पर वो ज्यादा डेंस होती है, लेकिन जैसे ही हम हाइट पर जाते हैं वहां पर जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है, वो ज्यादा डेंस नहीं होती, और वो उसके जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं और वो वहां पर हीट को ट्रैप नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें सरफेस पर, तो सरफेस पे ये एयर के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत पास है, राइट। सो दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कैन ट्रैप द हीट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एयर है वो डेंस है, डेंस एयर है, तो जो पार्टिकल्स है एयर के वो बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज है एक दूसरे के। लेकिन अगर हम हाइट पे देखेंगे तो जो ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और वो हीट को फिर ट्रैप नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है हाइट पर वो क्या है, लाइट है। So this led to decrease in the air pressure, which in turn results in the expansion of the air and the drop in the temperature. Same वही बात है, लाइट एयर है तो जो एयर का जो प्रेशर है वो भी कम है और जो एयर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है, जो एयर वो एक्सपेंड हो गई है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब वो जो पार्टिकल्स है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। On an average, the temperature decreases by about 1 degree Celsius for every 100 meter gain in the altitude. हम हर 100 मीटर, अब हमने यहाँ तक 100 मीटर ट्रेवल आ गए, ठीक है, अर्थ सरफेस से 100 मीटर ऊपर आ गए। सपोज अर्थ सरफेस पे 32 डिग्री सेल्सियस था, 100 मीटर ऊपर 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और 100 मीटर ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस, तो हर 100 मीटर पर 1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा है। Consequently, the mountain regions and the high plateaus tends to be colder than the lowland areas at the same latitude. Suppose यही जो latitude है same latitude पर वो है, दोनों इक्वेटर से 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री के दूरी पर है दोनों ही माउंटेन्स जो लोलैंड एरियाज पे, बट वो माउंटेन्स क्या है, उनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, तो वहां पर माउंटेन्स पर टेम्परेचर कम होगा, जबकि जो लोलैंड एरिया होगा वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। हम इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस पर आ रही है, तो जैसे ही सन की रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आ रहे हैं, जो अर्थ का जो सरफेस है ये क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो दिस हीट इज इंक्रीजिंग द एयर टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो एयर है अर्थ के सरफेस पर, उस एयर का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एयर क्या हो रही है, वार्म हो रही है, तो जो वार्म एयर है वो क्या करती है, ऊपर राइज होती है। तो जो यहाँ पे जो वार्म एयर है ये ऊपर क्या हो रही है, राइज हो रही है। जैसे ही ऊपर राइज हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, बेसिकली एक्सपेंड हो जाएगी, और एक्सपेंड होकर कूल डाउन हो जाएगी। सो इट विल कूल डाउन एंड एक्सपेंड, कि फिर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, हीट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और जो एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जो लैंड पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। Now, along with the available sunlight and the water, the temperature determines whether the land will support the dense forest, grassland or the nearly barren land. जो टेम्परेचर है उसको लैटिट्यूड भी इफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड भी। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, वेजिटेशन हो गई। तो जहाँ पे उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, जो फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहां पर वेजिटेशन ज्यादा होती है। जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती वहां पर जो वेजिटेशन होती है वो कम होती है। तो टेम्परेचर के कंडीशंस के बेसिस पे ये जो वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। Basically, the world vegetation is divided into the 4 classes on the basis of the temperature condition. जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होगी। सो फर्स्ट क्लास इज द मेगाथॉन्स। मेगाथॉन्स जो वो एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, और हाई टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, लैंड एरिया पे होता है, एल्टीट्यूड पे तो हाई टेम्परेचर होता नहीं। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वो एरिया मेगाथॉन्स, मेगा मतलब हाई एंड थॉर्म्स इज टेम्परेचर, हीट ज्यादा होती है। तो वहां पे पूरे साल वेरी नहीं करता, समर विंटर मोस्टली हाई टेम्परेचर ही रहता है, एंड डोमिनेंट वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मेगाथॉन्स जो एरिया होते हैं वहां पर जो
वेजिटेशन कौन सी देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लैंड एरिया, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है देखने को मिल रही है हमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जैसे ही हम एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर जो वेजिटेशन भी होगी वो भी अलग वेजिटेशन होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर जो वेजिटेशन होती है वो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होती है। Next class is the mesotherm. Mesotherm are the areas where the high temperature alternating with low temperature. मेसोथर्म वो एरिया होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कभी हाई होता है कभी लो होता है, अल्टरनेट होता रहता है कि अभी हाई है फिर लो फिर हाई फिर लो, ऐसे अल्टरनेटिंग टेम्परेचर होता है मेसोथर्म में। और जो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है वो कौन सी होती है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वार्म टेम्परेचर, जैसे हम एल्टीट्यूड्स पर जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, बट ये लैंड एरिया के भी क्लोज है, एल्टीट्यूड की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग टेम्परेचर चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो कितनी सोलर रेडिएशन एरिया को मिल रही है तो उसके बेसिस पे टेम्परेचर चेंज होता है, कभी हाई कभी लो। और जो मेसोथर्म होते हैं वहां पे जो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है वो कौन सी होती है? टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट फेवरेबल है। नेक्स्ट इज द माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स आर द एरियाज विद द लो टेम्परेचर प्रीवेल्स, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। लाइक जैसे कि अगर हम और ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड की तरफ और हाइट पे जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर वो कम होना स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे जो वेजिटेशन होती है वो कोनिफेरस फॉरेस्ट टाइप की होती है, वहां पे निडल लाइक फॉरेस्ट होते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। और वहां पे जो जो लोअर प्लांट्स होते हैं फिर उनको सोलर रेडिएशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ऐसे कैनोपी बनाते हैं, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ सोलर रेडिएशन आती है तो जो नीचे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ऐसे फॉरेस्ट में उनको सोलर रेडिएशन नहीं मिल पाती ज्यादा। और यहाँ पे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो लो टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्लास इज द हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टोथर्म वो एरियाज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लो टेम्परेचर, और यहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें टोंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेम्परेचर और भी कम होता है। और अगर हम बिल्कुल और हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो स्नो ही होती है, वहाँ पे वेजिटेशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है, कोई भी वेजिटेशन नहीं होती। तो बहुत लो वेजिटेशन टेम्परेचर में हमें एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है और बहुत हाई टेम्परेचर पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर द वेजिटेशन इज क्लासिफाइड। दिस इज द वर्ल्ड वेजिटेशन, वर्ल्ड वाइड कैसे वेजिटेशन क्लासिफाइड है? ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। टेम्परेचर के बारे में हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अडेप्टेशन टू द टेम्परेचर, कि अगर ऑर्गेनिज्म उनको सर्वाइव करना और टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वो कैसे अडेप्ट करते हैं। सर्टेन रूल्स हम स्टडी करेंगे, बर्जमैन्स रूल, एलेंस रूल एंड हेसियस रूल। फिर हमारे टेम्परेचर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल और द फिजिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे, फिर इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, इकोलॉजिकल सीरीज पहले कंप्लीट करेंगे। So this is all about the today's lecture. Thank you.